हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। इस वाली वीडियो के अंदर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो इस बार एग्जाम देंगे टर्म 2 का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सीएस कंप्यूटर साइंस क्लास 12 टर्म 2 का सैंपल पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये कंफर्म्ड है कि सब चीज आपको सही से समझ आएगी। मगर ध्यान देना, इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि उसको डिस्कस करने के लिए आपको कुछ पुराने कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टैक का एक क्वेश्चन होगा, तो स्टैक का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो वीडियो आपने देखनी है एक स्टैक का क्वेश्चन होगा, उसको करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि जब तक बच्चों को स्टैक का कंसेप्ट नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बाकी सारे हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। 101% आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने वाला है और हम 100% से कम बात नहीं करेंगे। एग्जाम में 100% आने ही चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। ध्यान देना, आपका जो एग्जाम होगा 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। जिस तरीके से एग्जाम आएगा उसी तरीके से मैं करवाऊंगा, क्योंकि सैंपल पर उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या होगा हमारा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डिस्कस करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर मार्क्स भी लिखा आएगा, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक। स्टैक की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। तो स्टैक की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है? एक तो जहां हम इंसर्ट कहां से करेंगे, ऊपर से, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप लोगों ने अगर स्टैक पढ़ रखा है तो समझ में आ जाएगा, नहीं कर रखा तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम पार्टीज में जाते हैं, प्लेट्स पड़ी होती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो जब पार्टीज में जाओगे, प्लेट एक के ऊपर एक रखेगा कौन? वेटर रखेगा। तो जब आप जाओगे खाना खाने जाओगे, कौन सी प्लेट उठाओगे? जो सबसे ऊपर है, यानी जो सबसे ऊपर रखी है वो सबसे पहले निकाली जाएगी। तो स्टैक का सबसे बेस्ट क्या है? दैट इज LIFO। ये फॉलो करता है प्रिंसिपल LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड एट द लास्ट विल बी टेकन आउट फर्स्टली। तो सबसे पहले तो आप क्या कहते हो? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि एलिमेंट विल बी इंसर्टेड फ्रॉम टॉप, ऊपर से इंसर्ट होगा और निकलेगा कहां से? फ्रॉम द टॉप। दैट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टॉप, मतलब एलिमेंट ऊपर से निकलेगा और ऊपर से ही डलेगा। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? स्टैक की। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड का मतलब क्या है? फुल फॉर्म लिखो। SMTP। SMTP की फुल फॉर्म इज, ध्यान देना, ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो इसका मतलब फुल फॉर्म है। एक्सपेंड का मतलब डिफाइन मत कर देना, SMTP क्या होता है वो मत बता देना। ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? नेटवर्किंग से। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आपने अगर 4 आवर्स की वीडियो देखी है तो उसमें भी बता रखा है ये। नेक्स्ट इज XML, दैट इज एक्सटेंसिबल। E आएगा, X कैपिटल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि हाफ मार्क्स इसके, हाफ मार्क्स इसके। ये किसका पार्ट है? नेटवर्किंग का। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए, IP के लिए और CS के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आएंगे सेकंड। कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग, कहता है इनमें से विच ऑफ द फास्टेस्ट वायर्ड, वायर्ड मतलब जो तार से चलता है, एंड वायरलेस जो तार से नहीं चलता, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि कौन सा ऐसा इनमें से चीज है जो वायर्ड में फास्टेस्ट होता है और वायरलेस में तेज होता है, ठीक है। ध्यान देना, अगर आपने नेटवर्किंग, अगर आपने मेरी 4 घंटे की वीडियो देख रखी है, उसके अंदर मैंने बताया था, टेको करके बताया था, ठीक है। तो यहां पे टेको, ये याद रखना, TECO, राइट। अब इसमें ये क्या होती है? ये सारी वायर्ड। तो कौन सी सबसे बाद वाली है? ऑप्टिकल फाइबर। इसका मतलब
बाद वाली जो है वो फास्ट है। कोई भी चीज जो बाद में आती है वो ऑब्वियसली फास्ट होती है। जैसे अब आपका मोबाइल आजकल बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले होते थे वो स्लो थे। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो फास्ट होती है। तो वायर्ड के अंदर क्या है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर ना ईथरनेट केबल दिया हुआ है। एक दो एग्जांपल्स और देने चाहिए। जैसे यहां पे माइक्रोवेव दिया हुआ है, तो वायरलेस में एक ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में मिसिंग है। यहां पर क्वेश्चन के अंदर एक सैटेलाइट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सैटेलाइट। ठीक है, चलो अब सैटेलाइट नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। कहता है इंफ्रारेड है और माइक्रोवेव है। इंफ्रारेड जो होती है वो क्या होती है? वायरलेस होती है। तो इन दोनों में से कौन सी फास्टेस्ट है? दैट इज माइक्रोवेव। कौन सी है? माइक्रोवेव। लेकिन ये किसका एग्जांपल है? वायरलेस का। तो आप स्पेसिफाई करोगे वायरलेस कौन सी है और वायर्ड कौन सी है। दिस इज वायरलेस, माइक्रोवेव। परफेक्ट। हाफ मार्क्स वायर्ड का, हाफ वायरलेस का। ठीक है, चलो राइट, यहां तक हो गया हमारा। कितने क्वेश्चंस हो गए? 2 क्वेश्चंस हो गए, यानी कि 4 नंबर। परफेक्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो चीज कराऊंगा उसी में से एग्जाम आएगा। ये नहीं कर रहा कि आपको पेपर लीक कर दिया है। जो चीज कराई जाएगी गैप्स में उसको ढंग से कर जाओ, 100% पक्के। लेकिन क्या क्या ढंग से करना है? 4 आवर्स की वीडियो, और जो सीएस के बच्चे हैं उनके लिए 1 घंटे की अलग से वीडियो है। साथ में लाइव सेशंस, गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर लेना, उन सबको कर जाओ 100% पक्के। ठीक है, तो आएंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन कैर, ब्रैकेट में एन लिखा है, वैर कैर ब्रैकेट के अंदर एन लिखा है, डेटा टाइप विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, बताना है कि कैर ब्रैकेट में एन है, वैर कैर ब्रैकेट में एन है, किसके रिस्पेक्ट? डेटा टाइप्स के बारे में बताना विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेसेस। डेटाबेसिस है तो इसका मतलब एसक्यूएल का पार्ट है ये। तो वो जानना चाह रहा है कैर एन और वैर कैर एन के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर लिए हैं। उस नोट्स के अंदर सब बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर परचेज कर लेना। लेकिन ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, नोट्स चाहिए ही चाहिए आप लोगों को। कैर क्या? कैर के ब्रैकेट में एन लिखा है। ऐसे मानो अगर हमने लिखा कैर ब्रैकेट में 10 और यहां लिखा हमने वैर कैर ब्रैकेट में 10। ठीक है, यहां पे लिख दिया हमने नेम वैर कैर 10, यहां पे लिख दिया नेम कैर 10। अब इससे क्या होगा? यहां पर जब हमने लिखा 10 तो इसका मतलब यह हुआ 10 बाइट्स। 10 का मतलब 10 बाइट्स रिजर्व्ड हो गई। किसके लिए? नेम के लिए। सपोज यूजर ने एंटर कर दिया, नाम डाल दिया गैप्स, कितने बाइट्स रिजर्व हुई थी? 10। और ये कितने करेक्टर है? 4, यानी कि 4 यूज हो गए। साइज दिया था 10 दिया था, 4 यूज हो गए। कितने यूज नहीं हुए? दैट इज 6। तो वो 6 बाइट वेस्ट होगी। वेस्ट का मतलब कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। जैसे आप मान के चलो एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लेकिन एडमिशन ही 20 स्टूडेंट का हुआ, तो जितनी 30 चेयर्स थी वो वेस्ट होगी। किसी और को हम नहीं देंगे यूज करने के लिए। अगर किसी दूसरी क्लास को 30 चेयर चाहिए तो मैं उसमें से एक भी नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन जो वैरकैर होता है, अब हमने लिखा नेम वैरकैर 10, यहां पे हमने एंटर कर दिया गैप्स। इसका मतलब कितने करेक्टर एंटर करे हमने? 4 करेक्टर। तो कितना साइज दिया था? 10। 10 माइनस 4 इज 6। तो ये जो 6 हो गए ये वेस्ट नहीं होंगे। इसको क्या करेगा? माई सीक्वल एडजस्ट कर लेगा, किसी दूसरे को यूज करने के लिए दे देगा। जैसे दोबारा एग्जांपल ले रहा हूं, एक क्लास है, मेरी क्लास में 50 चेयर्स लगा रखी है। मुझे उम्मीद थी कि 50 स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन 20 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। तो जो 30 चेयर्स हैं, मुझसे कोई मांगेगा कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं अगर उसको दे दूंगा, हाँ लो यूज कर लो, इसका मतलब उस जगह को यूज कर लिया, तो दैट इज वैरकैर। तो वेस्ट नहीं हुआ सामान। सेम चीज यहां पर वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने 10 साइज दिया और 4 ले लेगा, तो जो 6 बाइट रह गए वो किसी और को कहेगा भाई आप यूज कर लो, हम आपकी मेमोरी को वेस्ट नहीं होने देंगे। ये वेस्ट होने देगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पे मेमोरी वेस्टेज ज्यादा है, यहां पे मेमोरी वेस्टेज नहीं होती। बाकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन गैप्स क्लासेस के नोट्स में।
तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके अंदर ध्यान दो, अ रिजल्ट सेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस। कहता है रिजल्ट सेट निकाला कहां से, डेटाबेस से, यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है। यूजिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, कहता ऑलरेडी बना हुआ है, बाय गिविंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखी है। इस लाइन का मतलब क्या है, राइट साइड पे ध्यान देना, कर्सर डॉट फेच वन, फेच वन, फेच मतलब निकालो, वन मतलब सिर्फ एक को निकालो, और जो भी निकालोगे किसके पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है दैट इज माई डेटा के पास, किसके पास आएगा, माई डेटा के पास। अब जो निकालोगे कहां से निकालोगे, डेटाबेस के अंदर से। डेटाबेस में मान लो कि इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की, 10 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो क्या कह रहा है, फेच वन, सिर्फ एक की निकालो, किसकी, एक की निकालो, और किसको दे दोगे, माई डेटा को। अब ऐसे मानो उसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तीन चीजें हैं, क्या है उसके अंदर, रोल नंबर भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, एक पर्टिकुलर का, तो इसका मतलब तीन चीजें निकलेगी, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, किसमें चली जाएगी, माई डेटा के अंदर एक स्टूडेंट की, लेकिन चीजें कितनी है, तीन। तो वो जो तीन चीजें होगी किस फॉर्म में होगी, टपल की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी, टपल। टपल कैसे होता है, राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। कहता है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी रिटर्न्ड बाय फेच वन, वर्ड बता रहा है, फेच मतलब निकालो, वन मतलब एक को, तो कितने रिकॉर्ड होंगे, ओनली वन, आंसर इज वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं दे चुका हूं सेकंड वाले का, अगर आपने ध्यान से सुना है तो ध्यान से समझना। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द डेटा टाइप, कहता है डेटा टाइप किसका, ऑफ माई डेटा ऑब्जेक्ट, माई डेटा कौन सा है, ये, इसका डेटा टाइप क्या होगा, आफ्टर गिविंग द कमांड इज एग्जीक्यूटेड, जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने क्या कहा, डेटा निकालेगा एक स्टूडेंट का, उसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स मान के चल रहे हैं, इसका मतलब उस स्टूडेंट की तीन चीजें हैं, तो वो किस फॉर्म में होगी, टपल की फॉर्म में। तो आंसर डेटा टाइप पूछ रहा तो क्या आ गया, टपल, ठीक है, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। कहता है राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज ए टू डी, यानी ए से लेकर डी तक की आपको क्वेरी लिखनी है। क्वेरी किसमें होती है, एसक्यूएल के अंदर, यानी एसक्यूएल का पार्ट है। बेस्ड ऑन द टेबल फर्नीचर गिवन बिलो, तो ये टेबल गिवन है, आपको अगर ये टेबल बनाना है तो बना लो, क्योंकि जो चार पार्ट होंगे तब इस टेबल का यूज होगा, ठीक है। तो आप इस टेबल को बना लो, जिससे कि जब मैं समझाऊंगा तो आपका फोकस सिर्फ समझने पर होना चाहिए। तो अब आएंगे हम, टेबल बना ली होगी आप लोगों ने, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सॉरी दोबारा मैं वापस आ रहा हूं क्वेश्चन में। कहता है आउटपुट लिखना है, यानी हमें कमांड नहीं लिखनी, आंसर लिखना है। आंसर क्या आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ए टू डी, यानी 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट है, 2 नंबर का, तो इसका मतलब हर एक आधा, हर एक के कितने मार्क्स हैं, हाफ मार्क्स हैं। तो आएंगे इस क्वेश्चन पे कि क्या करना है इसके अंदर हमें। फर्स्ट पार्ट कहता है सेलेक्ट करना है सम के साथ डिस्काउंट, यानी कि हमें सम निकालना है, किसका सम निकालना है, डिस्काउंट का सम निकालना है। कहां से, फ्रॉम फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, ये हमारी टेबल है। वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन 15,000, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 15,000 से ज्यादा है, ठीक है। ये कितनी है, 45,000, इसका मतलब डिस्काउंट का क्या करना है, सम निकालना है, तो ये 10 हो गया। नेक्स्ट कितना है, 15,000 से ज्यादा, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट इसकी कॉस्ट कितनी है, 22,000, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना है, 12,000, लेकिन ग्रेटर देन 15,000 होना चाहिए, ये नहीं लेंगे। ये पूरा 15,000 है, ये भी नहीं लेंगे, ग्रेटर देन है, ये कितना है, 14, हाँ ये लेंगे। तो कितना हो गया, 9 और 29, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 29। तो आप एग्जाम में अगर सिंपल 29 लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हम हमेशा स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से लिखे। कैसे लिखे, कुछ ऐसे, सम लिखा, जो सेलेक्ट के साथ लिखा है उसको हेडिंग में लिख दो, सम डिस्काउंट ब्रैकेट में 29, दिस इज द आंसर। कितने नंबर पक्के हो गए, हाफ मार्क्स पक्के हो गए हमारे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, फटाफट नोट करो इसको, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर भी क्या निकालना है, आउटपुट। कहता है सेलेक्ट करना है मैक्स डेट ऑफ परचेज, तो ये आपने सॉल्व करना है, फिर डिस्कस करेंगे
जो मैंने बताया और जो आपने करा सेम है या नहीं है? तो फटाफट सॉल्व करो इसको। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। सेलेक्ट के साथ क्या लिखेंगे हम हेडिंग में? मार्क्स। क्या लिखेंगे? मार्क्स ब्रैकेट में डेट ऑफ परचेज। तो ये क्या आ गया हमारा? मैक्स ब्रैकेट के अंदर, सॉरी गलती से मैंने क्या बोल दिया था? मार्क्स बोल दिया होगा। डेट ऑफ परचेज। ठीक है, हमें क्या करना? मैक्सिमम निकालना है डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज ये है। मैक्सिमम कौन सी होती है? जो पहले आई है या जो बाद में आई है? जल्दी सोचो, मैक्सिमम कौन सी होगी? जो पहले आई है या बाद में आई है? जो डेट बाद में आई है, यानी कि लेटेस्ट वन मान के चलो। अगर सपोज 2020 है और फिर है 2022, तो जो बाद में आ रही है यानी लेटेस्ट जो होगी दैट इज वो मैक्स होगी। तो ये कौन सी है? 18 के बाद 20 आ गया, तो ये तो है नहीं 21, ये वाली मैक्स है। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे आंसर 19 जुलाई 2021। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैक्स का मतलब जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब जो सबसे बाद वाली डेट है वो मिन होगा, तो जो सबसे पहले वाली डेट है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। स्टूडेंट गलती करके आते हैं, लेकिन जब मैं फोकस कर रहा हूं तो उसको ध्यान से समझना, क्योंकि गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक नहीं करते। राइट, नोट करो इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे। बी हो गया। टोटल कितने पार्ट होंगे हमारे जिसके आउटपुट निकालने हैं? 4 पार्ट। ए बी सी डी चारों कितने मार्क्स के हैं? हाफ ऑफ मार्क्स के हैं। तो अब आएंगे सी पार्ट पे। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है किसकी? जिसका डिस्काउंट 5 से ज्यादा है, एंड FID लाइक टी परसेंटेज। टी परसेंटेज यानी टी से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये बीच में क्या लगा? एंड। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंट ग्रेटर देन 5। ये डिस्काउंट ग्रेटर देन 5 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 आनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में क्या लिखा हुआ है? लाइक टी, टी परसेंटेज, FID। तो FID ये है, टी से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी। तो इसका कितना आ रहा है? बी। ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टी से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसका कितना आ रहा है? T006। तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा था? डिस्काउंट ग्रेटर देन 5 वाला, दैट इज ये है। इसका बी से है तो ये नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ इसका डेटा आएगा। तो आप क्या लिखोगे? या तो यही लिख दो एज इट इज, या फिर हेडिंग डालो। हम हमेशा यही कहेंगे आपको, हेडिंग जरूर डालना। ठीक है, तो क्या लिखा है? हेडिंग आ गया FID नेम, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज, ठीक है, कॉस्ट और डिस्काउंट। अब FID क्या है? T006। ये कितना हो गया? कंसोल टेबल, कंसोल टेबल। डेट ऑफ परचेज कितना है? 17 नवंबर 2019। तो 17 नवंबर 2019। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? 15,000। डिस्काउंट कितना है? 12। टेबल की फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द आउटपुट। अब आप इसको नोट कर सकते हो। ये हो गया हमारा डी पार्ट। टोटल कितने पार्ट हमारे? ठीक है, टोटल हमारे कितने पार्ट है? 4 पार्ट। अब आएंगे हम डी पार्ट पे। डी पार्ट। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर वेयर नेम इन डाइनिंग टेबल, कंसोल टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? जब SQL कमांड सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर इन यूज होता है उसके 2 तरीके, और भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। यानी कि हमें किस डेट ऑफ परचेज प्रिंट करना है जिसका नेम या तो डाइनिंग टेबल हो या फिर क्या हो? कंसोल हो। क्या होना चाहिए? या तो डाइनिंग या फिर कंसोल होना चाहिए। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? ध्यान से समझना। हेडिंग डाल देंगे डेट परचेज,
डेट ऑफ परचेज, किस किस की लिखनी है? जिसका डाइनिंग टेबल हो, कंसोल टेबल। तो ये क्या है? डबल बेड है, ये नहीं आएगा। डाइनिंग टेबल है, इसका डेट ऑफ परचेज क्या है? 10 मार्च 2020। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा है? ये सिंगल बेड है, ये नहीं आएगा। लॉन्ग बैक चेयर, ये नहीं आएगा। कंसोल का आएगा, तो इसका कितना हो गया? 17 नवंबर 2019। दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट से, चारों के चारों हो गए। हर के कितने मार्क्स हैं? हाफ मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अच्छा, उससे पहले गैप्स क्लासेस के नोट्स, जैसा मैंने बताया था, जरूर ले लेना, जरूर ले लेना। ये भी कह रही है कि गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। तो मेरी बात मानो या नहीं मानो, इनकी बात जरूर मान लेना, क्योंकि देखो हम गैप्स क्लासेस में क्या होता है, ज्यादा फोकस दिया जाता है पढ़ाने में। हम लाइव तो सेशन फ्री है, कोर्सेस नहीं दे रहे हम ये नहीं कह रहे कि कोई बच्चा फीस देके पढ़े, सिर्फ और सिर्फ उसको कहते हैं नोट्स ले लो। चॉइस आपकी है, कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट है तो लो, नहीं है तो मत लो। ठीक है, मगर हम हमेशा रिकमेंड करते हैं जरूर ले लेना। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है विच कमांड इज यूज टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल। कहता है कौन सी ऐसी कमांड है जिससे क्या होगा? लिस्ट ऑफ टेबल शो होगी। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कमांड इज यूज टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम देखना चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, उन सबके नाम बताओ। कितने नहीं, उन सबके नाम बताओ। तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या आएगा आंसर? शो टेबल्स। क्या आएगा आंसर? शो टेबल्स। कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिखो, आपकी मर्जी है, गलत कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इस वर्ड के 1 मार्क। बहुत आसान है कंप्यूटर के अंदर मार्क्स लेकर आना। 2 घंटे का टाइम हो या 3 घंटे का टाइम हो, जब भी पेपर होता है ना, जितना टाइम दिया जाता है उससे हाफ टाइम में कंप्लीट होगा। अगर 2 घंटे का तो 1 घंटे में हो जाएगा, अगर 3 घंटे का तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। कंप्यूटर का पेपर बहुत छोटा होता है क्योंकि एक एक वर्ड लिखने हैं, बट बच्चों को यह भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ढंग से नहीं कर रखा, उनको लगता है कंप्यूटर डिफिकल्ट है। मगर गैप्स क्लासेस के सब स्टूडेंट को बहुत आसान लगता है, जैसे अब आपको आसान लग रहा होगा। 100% मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स चाहिए, दैट इज थैंक यू। जब आपके 100% मार्क्स आएंगे तो 2 वर्ड्स चाहिए, थैंक यू। और एक जब एग्जाम देकर आओगे, जब ये कहोगे सर बहुत बढ़िया हुआ, थैंक यू, तो दिल को तसल्ली होगी। और जब लास्ट में जब रिजल्ट आएगा और तब लिखोगे थैंक यू, तो बहुत ज्यादा दिल को तसल्ली होगी कि गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत जबरदस्त आए हैं। ठीक है, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इक्विजॉइन एंड अ नेचुरल जॉइन। कहता है इक्विजॉइन और नेचुरल जॉइन के अंदर क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस बताओ। तो देखते हैं किस स्टूडेंट को सही से आंसर आता है। तो सॉल्व करो आप। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ ज्वाइंस पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ज्वाइंस पता होना चाहिए। तो इससे पहले लाइव सेशन के अंदर या पहले की वीडियो के अंदर आपको मैंने क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन कराया था। इसके अंदर कौन सा आ गया? नेचुरल ज्वाइन आ गया। तो इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है इक्वी ज्वाइन के अंदर जो कॉलम एक बार आ गया वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों में से एक ऐसा है, दोनों का आंसर सेम आता है, सिर्फ दोनों में से एक ऐसा है जिसमें कॉलम, दोनों टेबल में जो कॉलम अगर एक से ज्यादा बार है तो एक से ज्यादा बार आएगा। तो वो आपने सोचना है किसके अंदर आएगा, चाहे तुक्का मारो, दिमाग लगाओ। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं करने के लिए, अगर आपने सोचा, चाहे गलत सोचा, आप एग्जाम में गलत नहीं कर आओगे, तो सोचो आप। चलो आप ध्यान देना, याद करने का तरीका बताऊंगा। डुप्लीकेट कॉलम्स आएंगे, डुप्लीकेट
कॉलम्स आएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दो टेबल है, गैप्स 1 गैप्स 2, गैप्स 1 के अंदर रोल नंबर है कॉलम, गैप्स 2 के अंदर भी कॉलम है एक रोल नंबर, ज्वाइन है, दोनों टेबल से निकाल रहे हैं। अगर आपने इक्वी ज्वाइन करा तो गैप्स 1 वाली टेबल का रोल नंबर भी आएगा, गैप्स 2 वाली टेबल का रोल नंबर भी आएगा, यानी डुप्लीकेट कॉलम्स आते हैं किसके अंदर, इक्वी ज्वाइन में, और इसके अंदर नेचुरल ज्वाइन में नहीं आते। कैसे याद रहेगा, ए बी सी डी के बाद क्या था, ई, इसका अंदर डुप्लीकेट आएगा ई के साथ, डुप्लीकेट डी से स्टार्ट हो रहा है, इक्वी ज्वाइन ई से स्टार्ट हो रहा है, और ये किससे है, ये डी के बाद एन तो आता ही नहीं, इसका मतलब कि नेचुरल में डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं आएंगे, राइट। तो आप एग्जैक्ट आंसर क्या लिख कर आओगे, ध्यान देना, एग्जैक्ट आंसर क्या लिखोगे, इन इक्वी ज्वाइन डुप्लीकेट कॉलम्स डुप्लीकेट कॉलम्स विल अपीयर। ठीक है, डुप्लीकेट कॉलम्स आएंगे, और इन नेचुरल ज्वाइन डुप्लीकेट कॉलम्स विल नॉट अपीयर। विल नॉट अपीयर। अब कुछ स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाए, क्यों, क्योंकि उनके पास गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं थे, और जिन्होंने ले रखा है वो इसका आंसर आराम से दे देंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड उन्होंने पढ़ रखा हो। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने बहुत बार फोकस कराया, बहुत बार, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले भी बहुत सारी वीडियोस दी हुई है। कहता है कंसिडर द टेबल मूवी डिटेल्स गिवन बिलो। कहता है ये टेबल गिवन है, आपने अगर इसकी फोटो खींचनी है तो खींच लो, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, अब शायद क्लियर होगा, राइट। अब आते हैं, यही सेम टेबल है, आप लोगों ने फोटो खींच ली होगी, इसी से रिलेटेड है। कहता है आइडेंटिफाई एंड डिग्री ऑफ द टेबल। कहता है इसका डिग्री बताओ और क्या बताओ, कार्डिनलिटी। क्या बताना है, डिग्री बतानी है एंड कार्डिनलिटी बतानी है किसकी, टेबल की। तो आप लोगों के पास टाइम है 1 मिनट का सॉल्व करने का, सॉल्व अभी करो फटाफट। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपने करा होगा। तो समझते हैं डिग्री क्या होगा। डिग्री जैसे मैंने पहले भी बता रखा है जब याद करवाया था, डिग्री का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी इज टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो इसका मतलब डिग्री क्या होगा, टोटल कितने कॉलम है, कार्डिनलिटी क्या होगा, टोटल कितनी रोज हैं। ठीक है, तो डिग्री समझते हैं कितने टोटल कॉलम्स कितने, हेडिंग 1 2 3 4 5, तो डिग्री कितनी हो गई 5, राइट। हेडिंग आपने काउंट करनी है, सिर्फ हेडिंग। अब क्या आएगा, कार्डिनलिटी मतलब रोज कितने हैं, रोज में ये हेडिंग को मत काउंट करना, यहां से 1 2 3 4 5 6, यानी कार्डिनलिटी कितनी हो गई 6। एक नंबर है, एक नंबर इसका, मगर स्टूडेंट से गलतियां कहां पर होती है, वो भूल जाते हैं। डिग्री में क्या लिख के आ जाते हैं, डिग्री में लिख देते हैं वो रोज और कार्डिनलिटी में कॉलम। ऐसे याद रखो, डिग्री है कॉलम है, पहले भी मैंने याद करा हुआ है, दोनों वर्ड के अंदर सी और आर आना चाहिए। अब देखो डिग्री में तो आर आया हुआ है, कार्डिनलिटी में भी आर आया हुआ है। अब मैंने कहा सी और आर आना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि कॉलम या रोज होगा, कॉलम या रोज होगा। तो रोज किससे स्टार्ट होता है, आर से। इस वर्ड में आर है, इस वर्ड में भी आर है, तो यानी रोज पे आप ध्यान नहीं दोगे, किस पे ध्यान दोगे, कॉलम्स पे। क्या यहां पर कॉलम है, सी है, कॉलम किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, कार्डिनलिटी किससे स्टार्ट हो रही है, सी से। तो इसका मतलब यहां पे तो सी आ गया, किसमें सी नहीं आया, डिग्री वाले में। तो आपको याद कैसे रखना, दोनों में सी वर्ड आना, सी अल्फाबेट आना चाहिए। यहां पे सी आ गया, यहां आया, तो ये क्या हो गया, कॉलम्स, और जो बच गया दैट इज रो।
राइट ये बहुत बार मैंने बताया, बहुत बार बच्चे गलती कर कर आते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, बोलते हैं सर बहुत बढ़िया हुआ। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये होता है कि इसमें डिग्री कार्डिनलिटी क्या लिखी, वो फिर सिर पकड़ लेते हैं। मगर आप गैप्स क्लासेस से पढ़ रहे हो, ऐसी गलती आप नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल बोल के आपके दिमाग में बिठा दूंगा कि एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लो इसको फटाफट। चले आगे, यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच फील्ड, फील्ड का मतलब कॉलम का नाम होता है, शुड बी मेड द प्राइमरी, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है इनमें से किसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, इसका आंसर उसके साथ जस्टिफिकेशन देना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपने इसको सॉल्व करा होगा। डिस्कस करते हैं। कहता कौन सा फील्ड को आप प्राइमरी की बनाओगे? प्राइमरी की कौन सी होती है? जो सब अलग अलग होते हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, रोल नंबर सबका अलग होता है, वैसे ही हर मूवी का एक आईडी होता है, आईडी अलग होगा, टाइटल सेम हो सकता है। अब कुछ मूवीज ऐसी होती है जो पहले आई फिर दोबारा आ गई, कुछ सालों के बाद आ सकती है। ठीक है, लैंग्वेज सेम हो सकती है, रेटिंग सेम हो सकती है, प्लेटफॉर्म सेम हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकता। तो जो सेम नहीं होता, यूनिक होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। तो आप क्या लिखोगे? मूवी आईडी, मूवी आईडी, बिकॉज क्यों? बिकॉज इट इज ऑलवेज यूनिक, ऑलवेज यूनिक। ठीक है, दिस इज द आंसर। साथ में डेफिनेशन लिखनी है प्राइमरी की तो वो भी लिख दो, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू फाइंड द रिकॉर्ड्स यूनिकली। जो डेफिनेशन प्राइमरी की है वो भी लिख सकते हो आप। राइट, ये हो गया हमारा आंसर किसका? बी पार्ट का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है कंप्यूटर में मार्क्स लेकर आना, बहुत सिंपल, वेरी इजी। बस आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, जो आपको मैं बार बार बोल बोल के दिलवा देता हूं। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट। ओहो, अब ध्यान देना, यहां पर ना कुछ ना आपकी चॉइसेस आएगी। जो अभी हमने दो पार्ट करे, कौन कौन सा? एक ये करा हमने, क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट करे हमने। फर्स्ट कौन सा करा था? डिग्री एंड कार्डिनलिटी वाला। ठीक है, सेकंड हमने कौन सा करा? दैट इज प्राइमरी की वाला। किसको प्राइमरी की बना सकते हैं? आंसर देना है। या फिर और में आ सकता है, यानी चॉइस आएगी ये वाला पार्ट। कहता है आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज फ्रॉम द मूवी डिटेल्स। कहता है कैंडिडेट कीज बताना है, कौन से? मूवी डिटेल्स से। तो कैंडिडेट की क्या होता है डिफाइन कर रखा है मैंने। कैंडिडेट की क्या होता है नोट्स में भी गिवन है और पहले की वीडियोस के अंदर भी बताया था। तो कैंडिडेट की डेफिनेशन पढ़ो अभी के अभी और साथ में इसको रिप्लाई करो। आप इसका आंसर आप दोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। अब जब कैंडिडेट की पूछ रहे हैं ना तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग। मूवी आईडी सबका अलग होगा, टाइटल अलग होगा। तो मूवी आईडी एंड टाइटल दोनों अलग अलग होंगे। तो दोनों क्या है? कैंडिडेट। कैंडिडेट कीज वो की होती है जो प्राइमरी की बनने के लिए तैयार है, जो प्राइमरी की बनने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक हमने किसी को नहीं बनाया। तो ये दोनों क्या है? कैंडिडेट की। अब हमने इसको बना दिया, मान लो हमने कह दिया कि भाई अब हमने मूवी आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो जो रह गया वो क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट या फिर सेकेंडरी की। तो इसका आंसर आएगा मूवी आईडी एंड टाइटल। आंसर क्या आएगा इसका? मूवी आईडी एंड टाइटल। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ना क्वेश्चंस करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि सर अगर ये भी प्राइमरी की बन सकता है तो हमने पहले इसको प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया? मतलब इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्राइमरी की नाम क्यों नहीं दिया? मैंने तो कहा था नाम सेम हो सकते हैं मूवी, सॉरी हाँ मैंने कहा था अभी मूवी के नाम सेम हो सकते हैं, टाइटल सेम हो सकते हैं, लेकिन जब उसने क्वेश्चन कैंडिडेट की पूछ ले तो आपको इस टेबल को दिमाग में रखते हुए आंसर देना है। ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो क्या होगा आंसर? इस कैंडिडेट की क्या होगा? मूवी आईडी कॉमा टाइटल। कहता है कंसिडर द टेबल शेड्यूल
विच फील्ड विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन की इफ टेबल, मूवी डिटेल्स एंड शेड्यूल आर रिलेटेड इन डेटाबेस। कहता है इनमें से हमें क्या बताना है, फॉरेन की बतानी है। क्या बतानी है, फॉरेन की। इफ द टेबल, अगर इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की होती है दूसरे टेबल की फॉरेन की। तो जैसे ये था हमारा मूवी अंडरस्कोर डिटेल्स, इसमें प्राइमरी की कौन सी बताई थी हमने, मूवी आईडी। इसमें मूवी आईडी है, हाँ है। तो ये आंसर यहां पर भी है मूवी आईडी, यहां पर भी है, तो आंसर क्या आ गया, मूवी आईडी। आंसर इज मूवी, आंसर क्या आएगा, मूवी आईडी, मूवी आईडी। दिस इज द आंसर। बहुत इजी है मार्क्स लेकर आना। अगर इतना इजी सब्जेक्ट कंप्यूटर, इतना इजी सब्जेक्ट, अगर आपके इसमें मार्क्स नहीं आ सकते ना, तो आप मान के चल लो कि दूसरे सब्जेक्ट में तो आने के चांसेस, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं आएंगे। अगर इसमें नहीं आ सकते तो आप मान के चलो कि आपने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। फिर ये मत कहना कंप्यूटर डिफिकल्ट है। कंप्यूटर इतना आसान है, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के मार्क्स नहीं आते जो पढ़ाई नहीं करते, जिसको लगता है कि कंप्यूटर समझ नहीं आएगा, या फिर जिसको लगता है कि कंप्यूटर तो फालतू का सब्जेक्ट है। अब आएंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के। अब सेक्शन बी में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, कुछ कुछ के सब पार्ट्स भी होंगे, राइट। तो सत्यम जरूर देख लेना। आप सीएस के स्टूडेंट हो या आईपी के, वो मेंशन कर दो। सीएस की भी 4 आवर्स 14 मिनट की है, सीएस और आईपी की भी। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जरूर देख लेना। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो उसके बाद आपको एक वीडियो और देखनी पड़ेगी जिसमें स्टैक्स एंड क्यूज कवर होगा, क्यूज नहीं होगा, स्टैक कवर होगा, ठीक है। आईपी के तो आपको सिर्फ एक वीडियो वो देखनी है और जितने लाइव सेशन है वो देखने हैं, साथ साथ में आगे जो लाइव सेशन चलेंगे वो देखने हैं। और गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। व्हाट्सएप नंबर हम लिख देंगे, उस पर व्हाट्सएप करना, आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, कितना चार्जेस पे करना होगा, उसके अमाउंट होगा, नॉमिनल सा अमाउंट है, हर कोई ले सकता है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे विद इन 4 आवर्स आपके मोबाइल के ऊपर जिस भी नंबर से स्क्रीनशॉट भेजोगे पेमेंट करने का, आपके मोबाइल पे सारी पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएंगे नोट्स, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन बी। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है स्टैक से, यानी कि कंप्यूटर साइंस का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि पहले आपको स्टैक वाली वीडियो देखनी होगी। काफी स्टूडेंट्स को स्टैक नहीं आता, तो पहले आप उसको देखना, फिर उसके बाद में कुछ लाइव सेशंस के बाद में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट चॉइसेस में आता है ये कर लो या वो कर लो, दोनों एक ही बात है, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब आएंगे हम नेक्स्ट जो डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, मतलब सब पार्ट्स होंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अ टेबल आइटम, कहता है एक टेबल है, आइटम हैज बीन क्रिएटेड इन अ डेटाबेस। एक टेबल है जिसका नाम आइटम है, डेटाबेस में बनी हुई है। फील्ड कौन से फील्ड, यानी कॉलम के नाम, आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, क्यूटीवाई है, प्राइस। गिव द एसक्यूएल कमांड, आपको एक एसक्यूएल कमांड देनी है टू ऐड अ न्यू फील्ड, नई कॉलम को ऐड करना है जिसका नाम डिस्काउंट है, और टाइप क्या है उसका, दैट इज इंटीजर। किस टेबल में ऐड करना है, आइटम टेबल के अंदर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन का मतलब यह कि टेबल एक ऑलरेडी बनी बनाई है, उसके अंदर आप एक कॉलम भूल गए ऐड करना, अब बाद में ऐड करना चाहते हो तो कौन सी कमांड यूज करोगे। हिंट दे रहा हूं, आपने उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। टेबल अगर ऑलरेडी बना रखी है, उसके बाद जब भी हम कॉलम मतलब फील्ड को ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, चेंज करेंगे, तो कमांड होगी ऑल्टर। तो ये अब आपने सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट।
चलो क्यों, आंसर क्या आएगा इसका, दैट इज ऑल्टर कमांड। तो लिखा हमने ऑल्टर, ऑल्टर के बाद टेबल, टेबल वर्ड लिखना मत भूलना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या, दैट इज आइटम। तो ये आ गया आइटम, ठीक है। तो क्या लिखा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड करना है कॉलम, तो लिखा ऐड, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम का नाम क्या, दैट इज डिस्काउंट, तो ये आ गया डिस्काउंट। और डेटा टाइप क्या है, दैट इज इंटीजर, दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटीजर डिस्काउंट, तो उसके बाद इंट लिख दो, इंटीजर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट स्टार्ट और सेमीकोलन, ठीक है, बंद। और अगर आप देखोगे जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें इंट लिखा है, तो आप इंट भी लिख सकते हो। दिस इज द आंसर, नोट करो इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट 9th का। कहता है कैटेगराइज फॉलोइंग कमांड इनटू डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स। कहता है इसमें से बताना डीडीएल कौन सी है, डीएमएल कौन सी है। तो डीडीएल एंड डीएमएल में डिफरेंस मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, और साथ के साथ गैप्स क्लासेस के नोट्स में भी गिवन है। उम्मीद रखूंगा आपने उसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अभी ट्राई करो, सॉल्व नहीं होगा तो मैं इसको करेक्ट आंसर बताऊंगा, और जिससे कि आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन उसके बाद नोट्स में से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसमें से बताना डीडीएल एंड डीएमएल कौन सी है। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है इसका मतलब क्या हुआ, वो किसके ऊपर काम करती है, कॉलम के ऊपर, और डीएमएल किस पे काम करती है, रोज के ऊपर, मतलब अंदर की वैल्यूज। तो जो कॉलम के ऊपर यानी एट्रीब्यूट्स पे काम कर रही है दैट इज डीडीएल, एट्रीब्यूट यानी फील्ड, और जो वैल्यूज के अंदर, रोज के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर, टपल के अंदर बात कर रहा, काम कर रहा है दैट इज डीएमएल। तो अब आपने सॉल्व करना है इसको, कौन सी डीडीएल है कौन सी डीएमएल है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। डीडीएल डीएमएल, डीडीएल किसके ऊपर काम करता है, कॉलम के ऊपर, डीएमएल किस पे, रो के ऊपर। तो ये इंसर्ट क्या करता है, रो को ऐड करता है, तो कौन सी होगी, दैट इज इंसर्ट इनटू, क्या हो गया हमारा, इंसर्ट इनटू हो गया डीएमएल। नेक्स्ट इज ड्रॉप, क्या करेगा, पूरी टेबल को हटा देगा, तो वो कौन सी होगी, डीडीएल, क्योंकि कॉलम भी हटेगा, ड्रॉप टेबल, कॉमा। ऑल्टर टेबल क्या करता है, कॉलम के ऊपर काम करता है, दैट इज, ये भी क्या हो गया, डीडीएल, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल। नेक्स्ट अपडेट क्या करेगा, टेबल के अंदर की वैल्यूज को चेंज करेगा, दैट इज डीएमएल, अपडेट सेट। अच्छा सिंपल सा तरीका बताता हूं बेस्ट, जिस भी कमांड के साथ टेबल वर्ड यूज हुआ है ना वो हमेशा डीडीएल होती है। जिस भी कमांड के साथ टेबल वर्ड यूज होगा वो क्या होगी, डीडीएल। अब देखो यहां पर इंसर्ट इनटू लिखा हुआ है, टेबल वर्ड यूज नहीं हुआ तो डीएमएल। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप के साथ टेबल लिखा हुआ है तो कौन सी होगी, डीडीएल। ऑल्टर के साथ टेबल है तो कौन सी होगी, डीडीएल। और अपडेट के साथ टेबल वर्ड नहीं है तो कौन सी होगी, डीएमएल। राइट, ये तरीका है याद करने का, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी नोट्स में भी है और साथ साथ में पहले की वीडियो में भी है, तो आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको एक इजी तरीका बता दिया, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। ओहो, फिर ये आंटी आगे, दीदी कह दो, आंटी कह दो, आगे ये कह रही है नोट्स ले लो ले लो ले लो नोट्स। अब मैं नंबर लिख देता हूं, जिन स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन करा है उनके लिए नंबर मेंशन कर देता हूं। गैप्स क्लासेस का नंबर 9899056388। ठीक है, तो ये नंबर है, आप व्हाट्सएप करो। जब व्हाट्सएप करोगे ध्यान देना, आपको अमाउंट बता दिया जाएगा। जब आप पेमेंट करोगे स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। अगर आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो नोट्स नहीं आएंगे। रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। और साथ साथ में 4 घंटे का वेट करना, विद इन 4 आवर आपके पास नोट्स आ जाएंगे। रात को 8 बजे के बाद करोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे तक आपके पास आए। लेकिन अब जो एग्जाम्स का अगर टाइम चल रहा है, बच्चों को अगर एग्जाम्स का टाइम चल रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, तब भी हम उसको भेजें। मगर फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे ना रात को 1 बजे भी करते हैं, रात को 1 बजे मैसेज करेंगे
और अगर उस समय टीम मतलब पूरी लिस्ट बनी होती है, अगर टीम ने ध्यान दे दिया उस समय तो आपके पास 1 बजे भी मिल जाएगा। अगर नहीं दिया ध्यान, क्योंकि बाकियों को भेज रहे होते हैं, फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे आपको शायद नहीं मिले। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेशेंस रखना, नोट्स आपके पास जरूर आएंगे और कोशिश करना कि 8 बजे से पहले पेमेंट कर दो। अगर बाद में भी करोगे, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, तो हम बाकी काम को होल्ड पर डाल देते हैं। जैसे हमारे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, तो उनको वीडियोस भेजनी होती है या फिर उनको नोट्स भेजने होता है, तो जब बोर्ड का एग्जाम्स होता है तो हम उनको होल्ड पर डालते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों का एग्जाम है सबसे पहले हम उनको भेजते हैं। फिर भी अगर किसी भी रीजन से रह जाए तो आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अगर आप रात को 10, 11, 12 बजे के बाद भेजोगे तो रह सकता है नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। 8 बजे से पहले भेज दोगे तो सेम डे आएगा ही आएगा, राइट। और दोस्तों बहुत सारी मतलब जो हमारी टीम है ना, बहुत मेहनत करती है, वो कभी भी नहीं चाहती किसी स्टूडेंट का कोई भी नोट्स रह जाए। तो प्लीज पेशेंस रखना और कोशिश करना कि पहले ही आप पेमेंट कर दो, जिससे कि आपके नोट्स मिस ना हो। एग्जाम्स के टाइम में तो रात तक 2 बजे तक, 3 बजे तक पूरी टीम लगी रहती है बच्चों को भेजने में नोट्स, जिससे कि उनको दिक्कत नहीं आए, उनको ये नहीं लगे। कई बच्चों को तो लगता है कि पैसे ले लिए और भेज नहीं रहे, तो उनको ये भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम का टाइम है, हम ये नहीं चाहते वो बच्चा स्ट्रेस में हो। और साथ साथ में अगर उस बच्चे को रात को ही पढ़ना है, कुछ बच्चे रात को ही पढ़ते, जैसे मैं जब पढ़ता था स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं अपने स्कूल कॉलेज में था रात को ही पढ़ता था, तो अगर बच्चे ने रात को भेजा है और रात को ही पढ़ना है, तो हमारी टीम पूरी मेहनत करती है उनको मिल जाए नोट्स, उनको दिक्कत नहीं आए। फिर भी अगर एक आध बच्चे का रह जाए तो आई एम रियली सॉरी, उसके लिए सॉरी मैं पहले ही बोल दूंगा, बट पूरी टीम कोशिश करती है कि एक भी बच्चा नहीं रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चारू हैज डिसाइडेड, चारू हैज टू क्रिएट अ डेटाबेस, उसको एक डेटाबेस बनाना है, नेम्ड माई अर्थ इन माई सीक्वल, उसको एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम क्या है, माई अर्थ। शी नाउ नीड्स टू क्रिएट अ टेबल, उसको क्या करना है, टेबल बनाना है, सिटी इन द डेटाबेस टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस सिटी अक्रॉस द ग्लोब। द टेबल सिटी हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। हेल्प हर टू कंप्लीट द टास्क बाय सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट एसक्यूएल कमांड। क्वेश्चन का मतलब है कि चारू को ना डेटाबेस हैज टू क्रिएट डेटाबेस बनाना है, उसमें टेबल बनानी है, यानी ये टेबल बनानी है किसके अंदर, माई अर्थ डेटाबेस के अंदर। तो आपको कमांड लिखनी है जिससे कि डेटाबेस भी बन जाए और टेबल भी बन जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें इसने क्या करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चारू हैज टू क्रिएट डेटाबेस, उसको डेटाबेस भी बनाना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डेटाबेस बनाओगे। डेटाबेस बनाने की कमांड क्या होती है, क्रिएट डेटाबेस। तो क्या लिखा हमने, यहां लिखा क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है, माई अर्थ। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डेटाबेस बना दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनानी है। तो डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है, यानी कि पहले इस डेटाबेस को एक्टिवेट करना होगा, ओपन करना होगा। तो क्या लिखोगे, यूज अर्थ। तो पहले आप इतना नोट कर लो, ये 2 कमांड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट कमांड लिखेंगे। तो जब मैं क्रिएट कमांड लिखूंगा, स्पेस की प्रॉब्लम है तो मेरे को उसको हटाना पड़ेगा। नोट कर लो इन दोनों को। ठीक है, यहां तक हो गया। अब करते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए कौन सी कमांड, क्रिएट कमांड। तो लिखा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है, द टेबल सिटी ब्रैकेट स्टार्ट। ये क्या है, फील्ड के नेम यानी कॉलम के नेम, 1 2 3 4 5 6, इन सबको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो पहला कौन सा है, दैट इज सिटी कोड। तो लिखा मैंने सिटी कोड, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट नहीं लिख रहा, आगे का पार्ट बाद में लिखूंगा। सिटी कोड लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखा ये कौन सा है, सिटी नेम। तो लिखा सिटी नेम,
सिटी नेम। नेक्स्ट कौन सा है, साइज, तो ये आ गया साइज। तो दिस इज साइज। नेक्स्ट क्या है, एवीजी टीएमपी, तो लिखा एवीजी टीईएमपी। नेक्स्ट क्या है, पॉल्यूशन ने, पॉल्यूशन रेट, पॉल्यूशन रेट। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन, दिस इज पॉल्यूशन। तो पहले क्या करा हमने, लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर ऐसे सारे कॉलम्स के नाम लिख दिए। अब हर कॉलम के नाम के बाद डेटा टाइप, तो पहले का क्या है, कैर 5, तो लिखा कैर ब्रैकेट लगाया 5, मतलब डेटा टाइप लिख देंगे सबके, ठीक है, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कैर 30, तो ये आ गया हमारा कैर 30। नेक्स्ट साइज के लिए क्या है, इंटीजर, तो ये आ गया हमारा इंटीजर। नेक्स्ट क्या है, एवीजी टेम्प में, दैट इज इंटीजर, तो ये भी आ गया इंटीजर। नेक्स्ट पॉल्यूशन रेट में इंटीजर, तो ये भी आ गया इंटीजर। नेक्स्ट पॉल्यूशन में इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, थर्ड चीज देखेंगे। पहले फील्ड का नेम हो गया, ये लिख दिए सारे, डेटा टाइप लिख दिया। अब रिमार्क्स कहता है प्राइमरी की, तो जो ये फर्स्ट है इसके बाद स्पेस देके लिख दिया प्राइमरी की, प्राइमरी, प्राइमरी वर्ड लिखा, स्पेस देके लिख दिया की, ठीक है। और किसी का रिमार्क नहीं है, नहीं है। अब क्या करो, हर जगह पे कॉमा कॉमा कॉमा, मैं दूसरे पेन से लगा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो यहां लगाया कॉमा, दिस इज कॉमा 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 कॉमा, लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, लास्ट में ये वाला राउंड ब्रैकेट, जो यहां पे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करा था, लास्ट में इस राउंड ब्रैकेट को बंद करके सेमी कॉलन, क्या लगेगा, सेमी कॉलन। नाउ दिस इज द आंसर, नोट करो इसको। ये देख लो 3 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ डेटाबेस बनाना, पहले उसको यूज करना और क्रिएट करना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखोगे ना, उसमें यूज माई अर्थ नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको 3 कमांड लिखा है, यूज नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लिख कर आना, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर हर क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 मार्क्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 11th क्वेश्चन नंबर 11। इसके कितने पार्ट हैं हमारे, 4 पार्ट्स हैं। तो टेबल बना लो आप, 2 टेबल्स हैं, दोनों टेबल्स बना लो, ठीक है। पहले मैं जूम कर देता हूं, पहले फर्स्ट वाली जूम कर रहा हूं, फिर सेकंड वाली करूंगा। ठीक है, फर्स्ट वाली बना ली आप लोगों ने, अब सेकंड वाली कर देता हूं जूम। अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट वाइज। इसका मतलब क्या करना है, हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज हर क्या करना है, एवरेज सैलरी निकालनी है, ठीक है। सैलरी किसमें, इसमें डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालनी है। तो आप सॉल्व करो पहले, चांसेस है कि आप गलत करोगे, और जब गलत कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये गलती आपसे हुई, और एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट लिख कर आओगे आप। तो ये आप सॉल्व करो पहले।
चलो मैं सिखाता हूं, काफी बच्चों से गलती होती है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या कहता है डिस्प्ले एवरेज सैलरी, तो सबसे पहले तो लिखो सेलेक्ट एवरेज सैलरी शो करना है, तो लिखा एवीजी ब्रैकेट के अंदर, कॉलम का नाम क्या है सैलरी। ठीक है, कौन सी टेबल है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर हम ये लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, ये पूरे टेबल की सैलरी की एवरेज निकाल देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट वाइज निकालना है। क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज। अब इसका वर्ड क्या मतलब क्या हुआ, हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालो। अब डिपार्टमेंट कौन सा है, आप ये तो डेजिग्नेशन हो गया, डिपार्टमेंट इसको देख के बताओ कौन सा पता चल रहा होगा, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट आईडी। ये तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डीईपीटी ने आईडी हो गया, डेजिग्नेशन सैलरी। इसका मतलब डिपार्टमेंट आईडी, हर आईडी की अलग अलग क्या बतानी है, एवरेज सैलरी। तो किसकी, D001 की 2 है, तो इन दोनों की जो ऐड करके डिवाइड करके 2 आएगा वो एवरेज सैलरी। कहने का मतलब हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग एवरेज सैलरी निकालो। तो जब भी हर एक चीज की अलग अलग निकालनी होती है तो वहां यूज करते हैं ग्रुप बाय। क्या यूज करेंगे, ग्रुप बाय। 101% अधिकतर बच्चे गलत कर आते हैं, मगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन का क्या मतलब है, कह रहा है हर एक की अलग अलग निकालो। तो जब हर एक की अलग अलग निकालो, ये है डिपार्टमेंट, अब सबको तो मेंशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रुप बाय, जिससे कि वो खुद ही सबकी अलग अलग निकालेगा। तो जैसे ये खत्म हुआ, इसके बाद हम क्या लिख देंगे, दैट इज ग्रुप बाय। तो यहां पर लिखा मैंने ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट आईडी है तो लिखा डीईपीटी आईडी, डीईपीटी आईडी। ठीक है, अब ध्यान देना, काफी स्टूडेंट ना ये आंसर लिखकर आते हैं, ये आंसर गलत नहीं है, टीचर इसको सही करेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे टीचर्स गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपने ग्रुप बाय लिखा ना, तो जो चीज यहां लिखी इसको भी प्रिंट करके आना, डीपीटी आईडी, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है। और अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर देखोगे सॉल्यूशन, तो उसमें ये मेंशन नहीं है, मगर आप लिख कर आओगे तो ज्यादा बेटर है, गलत नहीं करेगा टीचर। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट आगे। देखो ध्यान देना, काफी सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे सोचते हैं कि कंप्यूटर ना फालतू का सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा वैल्यू आज के टाइम में कंप्यूटर की है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11th 12th में कंप्यूटर पढ़ा होता ना, आगे कंप्यूटर साइंस का सोचते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको कोडिंग लगती है डिफिकल्ट। तो गैप्स क्लासेस ने कॉलेज लेवल की वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट बनी है, सी प्रोग्रामिंग की, जावा की भी, और कुछ कुछ लाइव सेशन भी चल रहे हैं हमारे। तो मेरी आप सबको छोटी सी एडवाइस रहेगी, अगर आप सोच रहे हो कि कोडिंग नहीं हो सकती, तो बिल्कुल हो सकती है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार गैप्स क्लासेस की वो वीडियो देख लेना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हो सकता है कि जब आप एडमिशन ले लो आपको उस समय समझ में आए, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट आते हैं, तो सब्जेक्ट को गिव अप मत करना। कोडिंग की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, सिर्फ एक बार गैप्स क्लासेस की वीडियोस देख लेना, आपको जरूर फायदा होगा। आपको सब सब्जेक्ट बहुत आसान लगेंगे कोडिंग से रिलेटेड। और अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड, कजन वगैरह है, रिलेटिव जो भी है, जिसको कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप उनकी हेल्प जरूर करना। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया होता है, 20 लाख 25 लाख रुपए फीस पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोडिंग समझ नहीं आती, तो वो सोचते हैं हम छोड़ दें। तो पेरेंट्स की सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, उस बच्चे की सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। आप उनकी हेल्प कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उनको यही बता दो कि गैप्स क्लासेस की वीडियो एक बार देख ले, तेरे को कोडिंग समझ में आएगी। बस उसको एडवाइस करना कि तू देख ले अगर तेरे पास टाइम है तो जब उसने देखी उसको समझ आएगी, और वो आपको पूरी जिंदगी भर तक थैंक यू बोलेगा वो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेबल, वही वाली टेबल हम यूज करेंगे। बी पार्ट, डिस्प्ले करना है नेम एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम। नेम शो करना है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम शो करना है,
ऑफ ईच एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मोर देन 50,000। ध्यान दो, क्या शो करना है? नेम। ये नेम हो गया, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम हो गया, यानी दोनों टेबल से डेटा निकाल रहे हैं। तो जब दोनों टेबल से डेटा निकालेंगे तो लास्ट में मैंने करवाया था, कौन सा कंसेप्ट सिखाया था? ज्वाइन का, दैट इज इक्वी ज्वाइन। तो आप क्या यूज करोगे? प्राइमरी की, फॉरेन की का कंसेप्ट। तो समझते हैं क्या लिखा मैंने। यहां लिखा सेलेक्ट नेम, ठीक है, नेम करना है, नेम लिखा, कॉमा डिपार्टमेंट नेम, तो लिखा DEPT नेम, कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिख सकते हो। उसके बाद फ्रॉम, दोनों टेबल का नाम, पहले कौन सी है? एम्प्लॉय, तो लिखा एम्प्लॉय, कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद वेयर आएगा ही आएगा, जब दो टेबल से डेटा निकालेंगे वेयर आएगा, कौन सा? प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बेसिस पे। अब कौन सा यहां पर हो सकता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की? ध्यान से देखो, कॉलम से पता चल जाएगा। यहां पे DEPT आईडी है, यहां पे भी डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नेम तो प्राइमरी की वैसे नहीं है, DOB भी नहीं है, इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। दोनों यहां पर है और दोनों ये डिफरेंट भी है। डेजिग्नेशन यहां पर नहीं है, नहीं हो सकता। सैलरी यहां पर नहीं है, नहीं हो सकता। तो मतलब ये होगा। तो क्या लिखेंगे? वेयर, फर्स्ट टेबल का नाम एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी DEPT आईडी इज इक्वल टू सेकेंड टेबल का नाम डिपार्टमेंट डॉट DEPT आईडी, ठीक है। ये तो आएगा ही आएगा। साथ में दिया हुआ है जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, सैलरी यहां पर है, तो लिखा एंड, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो लिखा एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। नोट कर लो इसको आप। ग्रेटर देन का साइन सब बच्चे भूल जाते हैं, गलत लगाते हैं। ग्रेटर देन, जहां पर मुंह खुला वो बड़ा, जहां पर मुंह खुला वो बड़ा, तो सैलरी ग्रेटर देन, तो सैलरी की तरफ मुंह खोल दोगे। बच्चे गलती कर आते हैं, ठीक है। सही से लिखो इसको। तो दोस्तों आगे कंसेप्ट सीखने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। हो सकता है आप 12th के बाद बीटेक करने जाओ, BCA करने जाओ, यानी कि कंप्यूटर में कोई अपना करियर बनाने जाओ। अगर आप कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो वहां पर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी बच्चों को कोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये लिंक है उस वीडियो का जिसमें यह बताया गया कि आप कोडिंग कैसे सीख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। कब? जब आपका एग्जाम हो जाए, जब आप कॉलेज में जाओ और कोडिंग डिफिकल्ट लग रही हो, इस वीडियो को जरूर देखना, आपकी बहुत काम आएगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस नहीं लेंगे या IT नहीं लेंगे, मगर उन सब के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर सबका सिलेबस कॉमन होता है, सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका 12th का एग्जाम खत्म हो तो ये हमारी प्लेलिस्ट है पूरी सी प्रोग्रामिंग की, इसको जरूर देख लेना जिससे कि कॉलेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया। साथ साथ में हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना तो वो भी कर सकता है। लेकिन ये जो आपको प्लेलिस्ट दी है इसको जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। एक तो कोडिंग वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि कोडिंग कैसे सीखे, और साथ में सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट दे दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। ये हो गया हमारा कितना पार्ट? बी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट कहता है डिस्प्ले करना है नेम्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नेम हुज सैलरी इज नॉट नोन, जिसकी सैलरी नहीं पता, इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब जिसका नाम ABCD के हिसाब से पहले जो आएगा अल्फाबेट्स के हिसाब से वो अल्फाबेटिकली चलेगा। जैसे मान लो एक अमित है, एक नेहा है, ABCD में पहले अमित आता है, A से स्टार्ट हो रहा है, नेहा N से आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ऑर्डर बाय यूज करना है। तो यहां पर हमने क्या लिखा? नेम ऑफ एम्प्लॉइज, तो लिखा सेलेक्ट नेम ऑफ एम्प्लॉइज। कहां पर है? एम्प्लॉय टेबल में है नेम, तो लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम
एम्प्लॉय ठीक है, जिसकी सैलरी नहीं पता, सैलरी कहां पर है, यहां पर वेयर सैलरी इज नल, नहीं पता तो क्या हो गया, सैलरी क्या होगी, नल होगी। और बताया था नल के लिए हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं करते। साथ में दिया हुआ अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय। तो इसके बाद आ गया हमारा ऑर्डर बाय, अल्फाबेटिकली ऑर्डर यानी कि जिस नेम के हिसाब से, तो ऑर्डर बाय दैट इज नेम, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सिंपल है। वेयर सैलरी इज नल, सिंपल है। इज नल क्यों लिखा, क्योंकि इक्वल टू साइन यूज नहीं करते नल के साथ। अल्फाबेटिकली ऑर्डर है तो असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से, ऑर्डर बाय क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय अल्फाबेट किस में होते हैं, नेम में है, क्योंकि नेम की बात कर रहा है तो क्या लिख दिया, ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्प्ले डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विदाउट रेपिटेशन। इसका मतलब डिपार्टमेंट आईडी करना है किससे, एम्प्लॉय टेबल से, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे D001, D002, D003, D004, D001 एक बार आ गया, पहले आ चुका, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो जब भी रेपिटेशन नहीं होती तो क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। क्या यूज करेंगे हम, डिस्टिंक्ट। तो क्या लिखा हमने, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, रेपिटेशन नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। किसकी रेपिटेशन नहीं चाहिए हमें, डिपार्टमेंट आईडी की, तो लिखा डिपार्टमेंट आईडी, DEPT फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज एम्प्लॉय, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आएंगे नेक्स्ट, अब ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ध्यान दो। यहां पर जो नेटवर्किंग का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और के साथ गिवन है। किसके साथ गिवन है, और के साथ 2 मार्क्स का। तो मैं ये तो डिस्कस नहीं करूंगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, क्यों, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर सारा बता रखा है और नोट्स के अंदर भी गिवन है। ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्योंकि ये सिर्फ उन बच्चों के पास है जिन्होंने नोट्स परचेज कर रखे हैं, तभी मैं कहता हूं कि नोट्स जरूर परचेज करना। तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है पुरानी वीडियो के अंदर भी, नोट्स के अंदर भी है, समझ आ जाएगा। ये एक्सप्लेन नहीं है वीडियो में, ये एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आप नोट से पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है, WW क्या होता है। अच्छा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 1 मार्क्स इसके, 1 मार्क्स इसके। WW, जब भी आप कोई साइट ओपन करते हो तो WW लिखते हो ना, और उससे पहले क्या लिखा था, कुछ ऐसे लिखा था, http://www। सिमिलरली ऐसे भी होता है https/www, यानी P होता है यहाँ पे, P के बाद SB होता है। तो ये क्या होता है, प्रोटोकॉल्स। ये क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स। अगर आपने इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना तो वहां पे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो WW क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पे किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी पेज को एक्सेस कर सकते हो, राइट। ये हो गया WWW। तो क्या लिखोगे, WW क्या है, इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द डॉक्यूमेंट ओवर एन इंटरनेट, यूज्ड टू एक्सेस द डॉक्यूमेंट ओवर एन इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज WWW। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड है तो वाइड होगा, बड़ा होगा, वेब, वेब मतलब इंटरनेट। नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे फेसबुक ओपन करते हो, गूगल ओपन करते हो, तो वो वेबसाइट कहां पर पड़ी है, कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, सर्वर के ऊपर पड़ी होती है।
तो अगर आप वेबसाइट को अपलोड करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज वेब होस्टिंग। अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूं तो मुझे इंटरनेट पर डालना होगा, उसको क्या कहा जाएगा, वेब होस्टिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या लिख कर आओगे, तो आप एग्जाम में क्या लिख कर आओगे, वेब होस्टिंग क्या हो गया, वेब होस्टिंग ऐसे सोचो एक सर्विस है। वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन और पीपल टू अपलोड या फिर टू क्रिएट अ वेबसाइट ओवर एन इंटरनेट। ठीक है, जनरली क्या होता है, पोस्ट बोला जाता है, पोस्ट करना है किसको, वेबसाइट को और वेब पेज को। राइट, ये डेफिनेशन होगी किसकी, हमारी वेब होस्टिंग की। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, हाउ इज पैकेट स्विचिंग डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। ये वाला क्वेश्चन आपको नोट से ही याद करना है। कहां से याद करना है, नोट से याद करना है। ले लिए हैं तो बढ़िया है, नहीं लिए तो ले लेना, नहीं भी लेना चाहते तो जो भी आप रेफर कर रहे हो उसी से देख के करना। थ्योरी क्वेश्चन है, वहां पे रेफर करोगे आपको समझ आ जाएगा, गैप से रेफर करोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। चॉइस आपकी है। ठीक है, अब आएंगे 13 क्वेश्चन। हंड्रेड एंड 1% पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अब आपको इस जैसी हमारी वीडियो खत्म होगी आपको सबसे आसान लगेगा। तो सबसे पहले तो नोट कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, ये बना लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आपने। यहां ध्यान दो, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो भी समझाऊंगा। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ए बी सी डी, और ये डिस्टेंस है और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। फर्स्ट पार्ट पे लिखा है सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट एफिशिएंटली कनेक्ट, मतलब केबल लेआउट बनाना है। एफिशिएंटली कनेक्ट लिखा है, कुछ लिखा है नहीं लिखा उससे मतलब नहीं, आपने क्या करना है, केबल लेआउट बनाना है। यानी कि आपको डायग्राम बनाना है, जो बिल्डिंग्स है, ब्लॉक्स है, उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, पहले की वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं भी देखी तो भी मैं यहां पर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो समझ आ जाएगा। जब भी केबल लेआउट का क्वेश्चन आए तो आपको दो डायग्राम बनाने हैं, आप एक भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे वो ध्यान देना। एक आप बनाओगे किसके बेसिस पे, एक बनाओगे आप डिस्टेंस के बेसिस पे, एक बनाओगे नंबर ऑफ कंप्यूटर के बेसिस पे। वो कह रहा है इन ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये वाला डायग्राम एज इट इज बना लेना, तो मैं इसी को यूज करूंगा। ठीक है, चलो मैं बना लेता हूं यहां पे। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी। 4 नंबर बहुत आसानी से आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर और बच्चे गलत कर आते हैं। इतने स्टूडेंट्स रोते रहते हैं इस क्वेश्चन में, सच समझ नहीं आ रहा। लेकिन कब, जब गैप्स क्लासेस की वीडियो नहीं देखी या ज्वाइन नहीं करा, और उसके बाद जब हम करा देते हैं कहते सर इतना आसान क्वेश्चन था। अब एग्जाम के अंदर ना सबसे पहले आप यही सॉल्व करोगे, आज मुझसे लिखवा लो आप ये। तो समझते हैं इसमें क्या करना है। 4 बिल्डिंग हो गई, इनमें देखो सबसे डिस्टेंस कम किसका है। अच्छा ध्यान देना, 4 बिल्डिंग है तो 3 कनेक्शन करने हैं। 4 बिल्डिंग है तो 3 कनेक्शन, 3 बिल्डिंग होगी तो 2 कनेक्शन, 5 बिल्डिंग होगी तो 4 कनेक्शन, यानी जितनी बिल्डिंग है उससे एक कम। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या है, डिस्टेंस देखोगे सबसे कम किसका है, सबसे कम है ए से बी का। कितना है, 40 मीटर। ए से बी को कनेक्ट कर दो, ए से बी। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे पेन से कनेक्ट कर देता हूं। ए से बी को कनेक्ट कर दिया, राइट, ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं। ए से बी कनेक्ट हो गया, ये हो गया। अब देखेंगे, ये तो हो गया। अब जितने बचे उसमें सबसे कम किसका है, ये 70 मीटर किसका, ए से सी। ए को सी से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट हो गया। अब ये भी हट गया। अब जितने बच गए या उसको सबसे कम कितना रहेगा, जितने बच गए उसको कनेक्ट कर दो।
ठीक है, तो क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब कितना है, सबसे कम कितना है, दैट इज 100 मीटर, सी से डी, सी से डी, बस दिस इज द आंसर। सिंपल, 4 बिल्डिंग है 3 कनेक्शन, 5 बिल्डिंग है 4 कनेक्शन। कैसे, सबसे कम डिस्टेंस को सबसे पहले कनेक्ट करो, वो हो गया, उसको भूल जाओ, जो बच गए उससे के कम जो है उसको कनेक्ट करो, भूल जाओ, फिर कनेक्ट करो। 4 बिल्डिंग 3 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, 3 कनेक्शन। अब ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जो आपने पढ़ रखा है पहले वीडियो में, स्टार, बस बता रखा है, रिंग, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी बन रही है इसके अंदर, दैट इज बस टोपोलॉजी। कौन सी बन रही है, बस टोपोलॉजी। अगर नहीं पता क्यों लिखा मैंने ये आंसर, तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो रेफर करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सैंपल पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं तो हर चीज पुरानी जो समझाई गई थी हर चीज को समझा नहीं सकते, बहुत लंबा हमारा लाइव सेशन हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मगर उस वीडियो के अंदर सब एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, फटाफट लिख लो इसको। हाँ भी डिस्टेंस के बेसिस पे करेंगे। ये जो हमने करा किसके बेसिस पे करा, डिस्टेंस के बेसिस पे। अब हम करेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के बेसिस पे। 2 डायग्राम बनेंगे। अब आएंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है बट हम किसके बेसिस पे करेंगे। अब पहले करा हमने डिस्टेंस के बेसिस पे, अब हम करेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के बेसिस पे। तो इसलिए यहां पे मैंने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे दिया। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग्स बना देते हैं हम सेम एज इट इज, जो है हमारी, दैट इज ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स किस में है, ए में 25, बी में 50, सी में 125 और डी में 10। तो जो सी है ये ब्लॉक ए है, सी को सबसे कनेक्ट कर दो, बस दिस इज द आंसर। यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर है उसको सबसे कनेक्ट कर दो और हमेशा वो बनेगी स्टार टोपोलॉजी। तो ये कौन सी होगी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये 2 केबल लेआउट बने, एक पहला जो पहले बना और ये दोनों डायग्राम बनाकर आना आप। नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे सिर्फ 2 पार्ट रह गए क्वेश्चंस, फिर खत्म। कहते हैं सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। कहता है रिपीटर कहां लगेगा, हब और स्विच कहां लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, अच्छा इसके अंदर ना थोड़ी सी गलती होगी, यहां पर ना मैंने डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ये तो नंबर ऑफ कंप्यूटर है, इसको ध्यान चाहे नहीं दो आप। तो आप पहले सबसे पहला टास्क आपका ये है कि जो मैंने आपको डिस्टेंस के बेसिस पे बताया वो बनाओगे आप डायग्राम। तो मैं वापस एक बार जा रहा हूं, उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस पार्ट को मैं उसके अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा, इसमें नहीं एक्सप्लेन कर रहा। जो डायग्राम बनाया उसमें जाएंगे हम, पहले जो बनाया था इसके बेसिस पे। ठीक है, ये बी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन ए लिखा हुआ लेकिन एक्सप्लेन कौन सा कर रहा हूं, बी पार्ट, जहां पर हमें हब और स्विच बताना है। हब और स्विच कहां लगेगा, ध्यान से समझना।
जिस बिल्डिंग के अंदर एक से ज्यादा कंप्यूटर है, जिस बिल्डिंग के अंदर एक से ज्यादा कंप्यूटर, वहां पे हब और स्विच लगेगा ही लगेगा। हब और स्विच किस लिए यूज होता है, ऐसे ध्यान दो, अगर एक इंटरनेट, एक घर है उसके अंदर 5-6 कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट यूज करना है, तो हम अलग अलग तो लेंगे नहीं, एक ही यूज करेंगे, तो वहां पर हब और स्विच लगेगा। तो यानी कि जिस भी बिल्डिंग में एक से ज्यादा कंप्यूटर रहेंगे वहां पर हब स्विच लगेगा, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर। तो आप सिंपल लिख दोगे हब और स्विच कहां लगेगा, इन ऑल द बिल्डिंग्स, इन ऑल द बिल्डिंग्स। ठीक है, क्यों लगेगा सारी बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि एक से ज्यादा कंप्यूटर है, इन ऑल द बिल्डिंग्स, राइट। अब बात आती है कि रिपीटर कहां लगेगा। ध्यान दो, ये बी वाला पार्ट है, रिपीटर कहां लगेगा। जस्टिफिकेशन देना है तो लिख देना, बिकॉज ईच बिल्डिंग कंटेन्स मोर देन 1 कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, रिपीटर कहां लगेगा, जिनको भी आपने कनेक्ट करा और उनके अंदर डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर या 90 मीटर से ज्यादा। अब जैसे हमने केबल लेआउट बनाया था तो किसमें करा था, डिस्टेंस के बेसिस पे पहले ए और बी को कनेक्ट करा था, फिर किसको करा था हमने, ये होने के बाद हमने ए सी को करा था, फिर किसको करा था, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट इज 100 सी से डी। ठीक है, अब देखो जिनको कनेक्ट कर रखा है उनमें डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर से ऊपर होना चाहिए। ये तो 40 है, यहां तो लगेगा नहीं, मतलब ए से बी के बीच में नहीं लगेगा, ए से सी भी नहीं लगेगा, कहां लगेगा, सी से डी। तो यहां पर आप कैसे लगाओगे, ऐसे बॉक्स बना देना और यहां लिख देना रिपीटर। क्या लिख दोगे, रिपीटर। ठीक है, नोट कर लो इसको आप फटाफट। ठीक है, अब हमारा 2 पार्ट हो गए इसके, अब कितने रह गए, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट रह गए और उसके बाद परफेक्ट हो गए हम लोग। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क पैन वैन विल बी फॉर्म्ड इफ द नोएडा ऑफिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन सा टाइप का नेटवर्क बनेगा अगर क्या है, एक ये जो सारा ऑफिस है कहां पर है, नोएडा में, उसको कनेक्ट करना है हेड ऑफिस का मुंबई, यानी डिफरेंट सिटी। तो जब भी सिटी अलग हो जाती है तो दैट इज वैन। तो क्या होगा, वैन। किस टाइप का होगा, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब आएंगे हम लास्ट पार्ट पर, फिर सबके डाउट्स और उसके बाद फिर छुट्टी। अच्छा, फिर दोबारा आ गए हैं दीदी आंटी कि नोट्स परचेस कर लेना, नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। लास्ट, विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी यूज्ड, प्रेफरेबली बी यूज्ड टू कनेक्ट दी हेड ऑफिस। कहता है एक नोएडा है और एक कहां पर है, मुंबई में। कौन सा वायरलेस ट्रांसमिशन चाहिए और वो फास्ट होना चाहिए। तो फास्ट कौन सा होता है, दैट इज सैटेलाइट। तो आंसर इज सैटेलाइट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सैंपल पेपर हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सीएस के बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, वो हम बाद में करेंगे, जब आप लोग स्टैक की वीडियो देख लोगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ आया होगा। और दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूं, अगर आप कॉलेज में जाते हो और कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट आता है कोडिंग से रिलेटेड, तो मैंने पहले भी बता दिया और ये प्लेलिस्ट है, दोबारा देख लो, प्लेलिस्ट है गैप्स क्लासेस के चैनल पे, आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। लेकिन जैसे ही आपका 12th का एग्जाम खत्म हो या फिर एंट्रेंस के खत्म होंगे एग्जाम्स, कॉलेज में एडमिशन लो, तो उससे पहले सी प्रोग्रामिंग जरूर करके जाना, अदरवाइज बच्चों को दिक्कत आती है। और साथ साथ में प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो, नंबर हमारा फ्लैश कर रहा है, व्हाट्सएप करके कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। तो काफी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। डिस्क्रिप्शन में दोबारा बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है स्टैक की वीडियो का, उसको जरूर देख लेना। और साथ साथ में अगर आपको लाइव सेशंस चाहिए तो उसके लिए अपना नेम, अपना स्टेट कहां से आप हो और आपका नाम क्या है, हमें व्हाट्सएप करना, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे, जिससे कि जैसे ही लाइव सेशन जब भी होगा आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।